हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्पीक अबाउट मनी। दोस्तों, फ्रैंकलिन के साथ जो मार्च में हुआ, जिसकी वजह से 6 डेट फंड सस्पेंड हो गए, क्या कहानी वहीं जाके खत्म हो गई है? जी नहीं। मैं आज आपको 3 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको अभी जाके चेक करने हैं कि आपके फंड के पोर्टफोलियो में वो है या नहीं है। तो जो पहला बात करेंगे हम, ये सवाल मुझसे मेरे ही आप में से ही एक फॉलोअर ने मुझसे मेल करके पूछा, उसके बाद काफी लोगों ने पूछा कि कैश कंपोनेंट नेगेटिव क्यों है। तो दूसरा हम बात करेंगे कि अनलिस्टेड बॉन्ड्स के बारे में जो कि आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है। तीसरी हम बात करेंगे जीरो कूपन बॉन्ड्स के बारे में। और यकीन मानिए, आज मैं जो डिटेल्स आप लोगों के सामने डिस्क्लोज कर रहा हूं, ये डिटेल्स, ये डिस्क्लोज जो भी मैं बेसिकली आप लोगों के सामने बताने वाला हूं, ये इसके बारे में कोई नॉट इवन एएमसीज आपको बताने वाली है, ना किसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। लेकिन ये बहुत मायने रखता है। अगर ये डिटेल्स आपको मालूम चल गई तो एटलीस्ट आपको ये मालूम चल जाएगा कि जो भी डेट फंड्स आपके पोर्टफोलियो में आज है, जो भी डेट फंड्स में आप पैसा निवेश कर रहे हो, क्या वहां फ्रैंकलिन जैसा सिचुएशन आ सकता है या नहीं। तो पहले बात करते हैं कैश कंपोनेंट की। जैसा कि मेरे फॉलोअर ने पूछा था कि अभी कैश कंपोनेंट नेगेटिव दिख रहा है, तो कैश कंपोनेंट नेगेटिव क्यों दिख रहा है? आप देखोगे, अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप देखिए कि आपकी जो भी म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग है उसमें कैश कंपोनेंट नेगेटिव है या नहीं है। तो कैश कंपोनेंट नेगेटिव क्यों होता है? तो दोस्तों, होता क्या है कि एएमसी का क्या रोल है? एएमसी में फंड मैनेजर का रोल है कि आप और हम लोग पैसा निवेश करेंगे, और एएमसी और फंड मैनेजर हमसे पैसा लेंगे, आप और हम पैसा निवेश करेंगे, वो पैसा लेंगे और पैसा उठा के निवेश करेंगे। जब हमें पैसे की जरूरत होगी तो हम उस पैसे को रिडीम कर लेंगे और एएमसी हमारा पैसा हमें वापस दे देगा। अभी एक ऐसा मैंडेट है, सेबी का मैंडेट है, क्योंकि रिडम्पशन का रिक्वायरमेंट कभी भी रेज हो सकता है आपकी तरफ से और हमारी तरफ से। तो हर एएमसी को कुछ कैश कंपोनेंट रखना होता है, लगभग 4 से 5% आपके पूरे पोर्टफोलियो का ऐसा कैश कंपोनेंट रखना होता है। वो इसलिए रखना होता है कि कभी भी अगर रिडम्पशन की जरूरत पड़ती है तो होल्डिंग्स ना बेचनी पड़े, उसी कैश कंपोनेंट से पैसा दिया जाए, तो मेजर इंपैक्ट ना आए फंड्स पर। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर रिडम्पशन का प्रेशर ज्यादा हो, रिडम्पशन ज्यादा हो, तो ये कैश कंपोनेंट खत्म हो सकता है। तो इसीलिए सेबी ने एएमसीज को अलाउ किया हुआ है कि दे कैन बोरो अप टू 20% ऑफ द फंड साइज, यानी पूरे फंड साइज का 20% तक पैसा वो आउटसाइड ऑफ द पार्टी, बैंक से, लिक्विडिटी विंडो से, इवन आरबीआई से बोरो कर सकते हैं ताकि ये रिडम्पशन दिया जा सके। अगर एएमसीज के पास ये रिडम्पशन ज्यादा आता है तो एएमसी सबसे पहले अपना कैश कंपोनेंट से पैसा निकाल के देती है, और अगर कैश कंपोनेंट भी खत्म हो जाता है तो वो अपने बॉन्ड्स की होल्डिंग को बेच सकती है। अगर वो बॉन्ड्स की होल्डिंग प्रॉफिट में बेचती है तो ऑब्वियसली वो बेच के आपको आपका पैसा वापस देगी। लेकिन जैसा कि वी आर सीइंग राइट नाउ कि कोविड-19 का सिचुएशन हम लोगों के सामने है, तो लिक्विडिटी कैश इश्यूज है, तो ऐसी एक सिचुएशन में दे कैन बोरो अप टू 20%, जैसे मैंने आपको बताया। तो अगर फंड हाउसेस बोरो करते हैं तो इसीलिए आपका जो कैश कंपोनेंट नेगेटिव में हो जाता है। अगर उनको अपनी होल्डिंग्स नहीं बेचनी है मार्केट में, अपनी जो बॉन्ड्स की होल्डिंग है, अंडरलाइंग पोर्टफोलियो है, सिक्योरिटीज अंडरलाइंग, वो मार्केट में नहीं बेच के पैसा लेना है, तो दे कैन बोरो द मनी। तो जो बोरो कर रहे हैं वो पैसा, वो लायबिलिटी है उनकी बुक्स में, म्यूचुअल फंड की बुक्स में वो लायबिलिटी है, इसीलिए आपका कैश कंपोनेंट नेगेटिव में हो जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? कैश कंपोनेंट अगर 1% नेगेटिव, 2% नेगेटिव, -2%, -3% तक नेगेटिव है, इट इज वेरी मच मैनेजेबल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर ये परसेंटेज बढ़ता है तो ये टेंशन की बात है, आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। तो अभी मैं इसको एक एग्जांपल के साथ में बता देता हूं, फ्रैंकलिन के साथ में। तो देखेंगे आप, फ्रैंकलिन का मैं आपको बता देता हूं, फ्रैंकलिन का फंड, फ्रैंकलिन के साथ भी सेम सिचुएशन हुआ, फ्रैंकलिन के साथ भी लिक्विडिटी इश्यूज हुए, फ्रैंकलिन अपने बॉन्ड्स बेच नहीं पाया, जो बोरो किया हुआ था वो पैसा बोरो ज्यादा हो चुका, पैसा था नहीं, दैट्स व्हाई दे हैड टू शट डाउन देयर 6 डेट फंड्स। अभी आप ये फ्रैंकलिन का अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड की ये जनवरी की होल्डिंग है। जनवरी की होल्डिंग में आप देखोगे कोल एंड कैश का जो कंपोनेंट आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये इट वाज ऑन जनवरी में ये फिगर थी 7.79% पॉजिटिव, यानी लगभग 1,25,433
53 करोड़ का ये कैश कंपोनेंट पॉजिटिव में था। फरवरी में आप देखिए, फरवरी में इट बिकम 63,838 करोड़, लगभग 4.24%। मार्च में ये फिगर थी नेगेटिव में 78,336 यानी -7.14। अभी फरवरी और मार्च में खासतौर से काफी सारे फंड हाउसेस ऐसे थे जिनका जो कैश होल्डिंग था इट वाज मोर देन -23%, -17 to 18%। तो अभी आपको जाके पहले ये चेक करना है कि आपके पोर्टफोलियो में अगर कैश कंपोनेंट है तो आज उसका रेशो क्या है। अगर वो पोर्टफोलियो आपका 2-3% नेगेटिव में है तो इट इज वेरी मच मैनेजेबल, कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अगर इस 7% की फिगर को क्रॉस कर रहा है, -7% की फिगर को क्रॉस कर रहा है, तो ये आप लोगों के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। आप इससे यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकते हो कि फंड हाउस सीइंग द टफ टाइम, लिक्विडिटी का इशू है, दे डोंट हैव कैश रिजर्व्स, दे आर नॉट एबल टू सेल देयर बॉन्डिंग, सेल टू देयर बॉन्डिंग्स, और साथ ही में उनकी बोरोइंग्स इतनी ज्यादा हो चुकी है। अगर आगे विद इन अ कमिंग मंथ्स, जो कि एक्सपेक्टेड है, स्लो डाउन की वजह से जो नेगेटिव सेंटीमेंट्स है मार्केट में, वहां पे ये फंड फ्रैंकलिन की राह पे जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। अगर जा रहे हैं तो आपको आज इमीडिएट बेसिस पर इस पर प्रॉम्प्ट एक्शन लेना है। अगर इसको रिवर्स कर लेते हैं, अगर सपोज करिए आपने बोरोइंग ले ली, 17%, 18% नेगेटिव आपकी कैश होल्डिंग चली गई, तो क्या हो सकता है? आप अपनी बॉन्ड्स की होल्डिंग्स को बेच सकते हो, पैसा वापस दे सकते हो जो भी बोरो करा। लेकिन अब बात करते हैं आपके बॉन्ड्स की होल्डिंग की। तो देखो, बॉन्ड्स की होल्डिंग में यहां पे हम जो दूसरी बात कर रहे हैं वो है अनलिस्टेड बॉन्ड्स। अनलिस्टेड बॉन्ड्स बेसिकली अक्टूबर 2019 में सेबी ने डिसअलाउड कर दिए थे, लेकिन फिर भी काफी सारे फंड हाउसेस उसको अपने पोर्टफोलियो में उनके पास थे, तो सेबी ने उनको अलाउ किया, जब तक वो मैच्योर नहीं होते आप उनको तब तक रख सकते हो। फिर एक और रिलैक्सेशन दिया गया कि आप उन होल्डिंग्स को मार्केट में तो बेच नहीं सकते, बट अपने फंड हाउसेस में इंटर स्कीम ट्रांसफर्स में घुमा सकते हो, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। यानी आप अपनी ही फंड हाउसेस में एक स्कीम से दूसरी स्कीम में बेच सकते हो। लेकिन मैं बता दूं, जो भी अनलिस्टेड बॉन्ड्स है, दीज बॉन्ड्स आर द इलिक्विड, यानी आप इन्हें मार्केट में बेच नहीं सकते हो, आप ना मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, और ये आपको सिर्फ इंटरनल बुक्स में घुमाने होंगे। तो इनसे कोई आपको पैसा सिर्फ तभी मिलेगा जब ये बॉन्ड्स मैच्योर्ड होंगे। अब मैं देखो आपको एक होल्डिंग दिखाता हूं यहाँ पे। अब जस्ट ये एक होल्डिंग देखिए, ये होल्डिंग है निप्पॉन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड। लो ड्यूरेशन फंड बेसिकली जहां पर इन्वेस्टर्स जिनका रिस्क एपेटाइट कम है, जो कि कम अवधि के लिए पैसा निवेश कर रहे हैं, वो निवेशक निवेश करेंगे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ बेसिकली आप देखेंगे प्राइवेट प्लेस अनलिस्टेड बॉन्ड्स। अनलिस्टेड बॉन्ड्स आपके होते हैं जो कि मार्केट में ट्रेड नहीं हो सकते, इलिक्विड, यानी आप फंड मैनेजर इनको नहीं बेच सकते हैं। यू हैव टू कीप देम अंटिल मैच्योरिटी। अगर आप देखेंगे ये जैसे मैंने बताया लो ड्यूरेशन फंड जिनकी मैच्योरिटी साइकिल कम होती है, और एज एन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव भी यही है कि अगर आपका ड्यूरेशन कम है तो आप इसमें निवेश करोगे। सबसे बड़ा जो मेजर डिसएडवांटेज है इन अनलिस्टेड बॉन्ड्स के साथ में, ये डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के साथ नहीं आते, यानी आप इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते हो। सिर्फ फंड हाउसेस को ही ये डिसअलाउ किए गए हैं, लेकिन अपनी इंटरनल बुक्स में घुमा सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी पंचशील कॉर्पोरेट प्राइवेट पार्क लिमिटेड की, तो ये बेसिकली ये बॉन्ड मैच्योर्ड हो रहा है 2029 में। आपकी जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं मैक्यूलेट ड्यूरेशन, इट इज लेस देन 6 months to 1 year. It is less than 1 year. But you are holding the bond, you are holding the instrument 2029 में मैच्योर्ड होगा, लगभग 9 साल के बाद मैच्योर्ड होगा। यानी आपका ये बॉन्ड इलिक्विड है, मैच्योर्ड नहीं होने वाला है। यानी अगर फंड हाउसेस को पैसा बेचना पड़ा, बॉन्ड्स बेच के रिडम्पशंस का पैसा देना पड़ा, तो ये बॉन्ड तो वो नहीं बेच पाएंगे। अब देखेंगे दूसरे की बात करते हैं। यहाँ पे जो दूसरा इशू है वो है जीरो कूपन बॉन्ड्स। देखो जीरो कूपन बॉन्ड्स के साथ में इसी में निप्पॉन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड में देखिए आप केकेआर इंडिया फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। केकेआर इंडिया फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड बेसिकली केकेआर का एक इंडियन आर्म है जो कि इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। आज केकेआर के साथ इतना बड़ा इश्यूज है कि उनकी जो होल्डिंग्स है, उनकी होल्डिंग्स में कैफे कॉफी डे, क्वालिटी डेयरी, सिंटैक्स और भी 2-3 कंपनियां हैं जो कि डिफॉल्ट कर चुकी है ऑलरेडी।
सिंटेक्स की बात करूं तो सिंटेक्स ऑलरेडी 1250 करोड़ का ऑलरेडी डिफॉल्ट कर चुकी है, यानी उनको अपनी ये बुक से राइट ऑफ करना पड़ा। आप दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, ये राइट ऑफ करना पड़ा। साथ ही में बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स है क्वालिटी डायरी, वहां से लगभग 900 800 900 हजार करोड़ का ऑलरेडी डिफॉल्ट हो चुका है, अभी भी केस चल रहा है। इसके साथ में आप देखेंगे कैफे कॉफी डे का, यू नो बेटर देन मी, सारा इश्यूज आप लोगों के सामने। तो केकेआर की कोई फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है। अभी वी आर फेसिंग द कोविड-19, तो डू यू एक्सपेक्ट कि आने वाले समय में केकेआर का अगर ये बॉन्ड से पैसा लेना पड़ा तो इसको बेच पाएंगे? पहली बात तो इलिक्विड है, बेच नहीं पाओगे, लेकिन मैच्योरिटी के टाइम पे आपको पैसा मिलेगा। कैन यू एक्सपेक्ट विद द केकेआर फाइनेंशियल सर्विसेज? चलो ये छोटी सी बात है। अब बात करते हैं आगे मूव होते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे इसी में आप देखेंगे आईसीसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की जीरो कूपन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। जीरो कूपन बॉन्ड्स में, जीरो कूपन बॉन्ड में आप देखोगे आदर्श एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। क्या है ये? आदर्श एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी ऑफ जेएसडब्ल्यू स्टील प्राइवेट लिमिटेड। बेसिकली जीरो कूपन बॉन्ड्स में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, जब बॉन्ड्स मैच्योर्ड होगा तब आपको पैसा मिलेगा। आदर्श एडवाइजरी फाइनेंशियल सर्विसेज की देखो मैं आपको जो रेटिंग रेशनल्स है, जिस क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने, हालांकि मैं रेटिंग एजेंसी पर रिलाई नहीं करता हूं, लेकिन रेटिंग एजेंसीज का रेशनल नोट है वो देख लीजिए आप। एक बार मैं नोट आपको दिखा देता हूं। इस नोट में आप देखोगे ये पूरा नोट है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप खुद जाकर रीड कीजिए। इस नोट के मुताबिक जो फंड की जो एनसीडी दी गई है वो लगभग 540 करोड़ की है, उसके बाद फिर 540 करोड़ की, तो लगभग 1000 करोड़ के करीब का एनसीडी इसको दिया गया हुआ है। और यहाँ पे पहले स्टेबल आउटलुक था, लेकिन अभी खुद क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बोल रही है कि नेगेटिव आउटलुक है। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आदर्श एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इज रनिंग इन द लॉसेस फ्रॉम द सिंस लास्ट 4 years। नेगेटिव कैश फ्लोस है, इवन यानी प्रॉफिट भी जनरेट नहीं कर रहे लास्ट 4 साल से, फिर भी एनसीडीज को होल्ड किया गया है अपने बॉन्ड्स में, अपने होल्डिंग्स में, फंड्स में। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा ये इशू है बॉन्ड्स के साथ में, डेट फंड्स के साथ में। यू आर पुटिंग योर मनी इन दोस कंपनीज जो कि ऑलरेडी लॉसेस में चल रही है, और इन होल्डिंग्स को जो दिया गया है प्लेज करके दिया गया है। किसको प्लेज किया गया है? जेएसडब्ल्यू स्टील के स्टॉक्स को, जो ऑलरेडी 50% डाउन है। तो प्रॉब्लम यह है कि अगर आज इन प्लेजिंग्स को, इन कोलेटरल को बेच के पैसा वापस भी किया जाए, तो पहले ऑलरेडी जेएसडब्ल्यू स्टील का स्टॉक्स ऑलरेडी 50% डाउन है, लेकिन अगर उनको बेचेंगे तो वो स्टॉक और डाउन हो जाएगा। डिमांड एंड सप्लाई का गेम, तो यू विल बी इन अ लॉस। कौन लॉस खाने वाला है? आप और हम, जिसका पैसा निवेश है उन फंड्स में। अब सिर्फ ये आईसीसी और रिलायंस की बात नहीं है, मैं देखो यहाँ पे किसी भी एएमसी को डीमीन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज आपका पैसा लगा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि किस आपका पैसा कौन सी होल्डिंग्स में लग रहा है। अब यहाँ पे देखो मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखाता हूं। ये आप देखेंगे डीएसपी का फंड है, डीएसपी का बॉन्ड फंड है। आप डीएसपी के बॉन्ड फंड में देखेंगे केकेआर इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज, सिंटेक्स। अब देखिए सिंटेक्स के केस में मैं आपको दिखा देता हूं गाइस। ये सिंटेक्स का आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, ये जस्ट अभी का न्यूज है, ज्यादा पुराना नहीं है, अप्रैल 2020 का। जैसे मैंने बताया कि सिंटेक्स ऑलरेडी 7218 करोड़ का, 18 लगभग करोड़ का उनके पास फाइनेंशियल डेट है, डेट बर्डन है, जिसमें से ऑलरेडी 2000 करीब का, लगभग 2203 करोड़ का वो ऑलरेडी डिफॉल्ट कर चुकी है। तो डू यू एक्सपेक्ट कि इस तरीके जो बॉन्ड्स है, होल्डिंग्स है, वहां से पैसा मिलने वाला है आपको? तो अगर कैश कंपोनेंट नेगेटिव है, बोरिंग्स लेके रखी हुई है, तो अगर आपके पास इनफ्लो नहीं आ रहा तो आप कौन से बॉन्ड्स बेचोगे? आपके पास अगर अच्छे बॉन्ड्स मार्केट में बेचने लगे, देखो आप इन सबको इंटरलिंक करके देखिए। अगर आप अच्छे बॉन्ड्स मार्केट में बेचोगे तो अच्छे बॉन्ड्स, चलो आपके प्राइसेस अच्छे प्राइसेस में बिक जाएंगे, लेकिन इसका इंपैक्ट कहां आएगा? आपके रिटर्न्स पर। जो आपको थोड़ा बहुत आपको पॉजिटिव रिटर्न्स दिख रहे हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे, बिकॉज आपके बॉन्ड्स जो अच्छे बॉन्ड्स है वो चले जाएंगे आपके पोर्टफोलियो से। अब बच्चे जो ऐसे बॉन्ड जो मार्केट में इलिक्विड है, जो बिक नहीं सकते, तो उनमें से कुछ की सिचुएशन मैंने आपको बता दी है। देखो ये सिर्फ मैंने आपको थोड़ा सा बताया है, हालांकि मैं इस पे आपको कुछ होल्डिंग्स को और भी समझाऊं तो पूरी रात निकल जाएगी बताते बताते, तो ये खत्म नहीं होगा। तो ये कुछ होल्डिंग्स को मैंने आपको समझाया है कि आपकी होल्डिंग्स में, आपके डेट फंड्स में क्या क्या होल्डिंग्स है, कहां कहां पैसा आपका निवेश हो रहा है। तो आपको करना क्या है? आप लोग मुझसे पूछते हैं सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन मैं आपको देता हूं। दोस्तों देखो, ये हमेशा से रहा है कि डेट फंड्स को कंपेयर किया गया है फिक्स्ड डिपॉजिट से,
और डेट हमेशा आप जो भी कैंपेन्स देखोगे यही देखोगे कि फिक्स डिपॉजिट से कंपेयर करते हो डेट फंड्स को। कई बार आप बोलोगे कि वहां पे डेट फंड्स में टैक्स का बेनिफिट मिलता है, या टैक्स का बेनिफिट तो आपको 3 साल के बाद मिलेगा। 3 साल के पहले अगर आप बेचते हो तो जो भी एफडी का टैक्स एडवांटेज है वही सेम है आपका डेट में भी, अलग से कुछ टैक्स का अलग से एडवांटेज नहीं मिलने वाला। 3 साल के लिए होल्ड करना होगा। लेकिन इश्यूज ये है कि पहले आज आपको पैसा सेव करना है। आपका पैसा काफी जगह ऐसी जगह लगा हुआ है जो आपको पहले सिक्योर्ड करना है। और सिक्योर्ड कहां पर होगा? देखो सिक्योर्ड 3 ही ऑप्शन है, या तो आप पैसा उठा के एफडी में कर लीजिए, रिटर्न्स के पीछे चेस नहीं करना है। 5-6 चलो मान लीजिए 5% रिटर्न्स मिल भी रहा है, मान लीजिए आने वाले समय में रिटर्न्स और भी कम हो गया, जो कि मुझे नहीं लगता कि कम होगा, लेकिन चलो 5-6% रिटर्न्स मिल भी रहा है तो, लेकिन एटलीस्ट आपका सेफ एंड सिक्योर तो है पैसा। तो पहले, और लेकिन चलो मान लीजिए आपको फिर भी डेट फंड्स में लगाना है तो आपके पास ऑप्शंस है। आप लिक्विड फंड में मूव कर सकते हो, आप अपना पैसा ओवरनाइट फंड्स में लगा सकते हो। ये रिस्कोमीटर के हिसाब से डेट फंड्स की कैटेगरी में सबसे लीस्ट रिस्क फंड्स है। तो आज भी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड जो बेसिकली रिस्क कोसेंट में काफी कम रिस्की फंड्स माने जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा भी निवेश है। डेट फंड में सबसे ज्यादा जो पैसा निवेश है रिटेल इन्वेस्टर्स का, वो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड्स में ही है। क्योंकि जो लिक्विड फंड्स में है या ओवरनाइट फंड्स में, वहां पे कॉर्पोरेट्स लगभग 80% पैसा रखते हैं। तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड या कोई भी आपके पास आज की डेट में डेट फंड्स है तो पहले जाके चेक कीजिए कि इस फंड की पोर्टफोलियो होल्डिंग क्या है। अगर वहां पे कैश कंपोनेंट नेगेटिव में दिख रहा है तो वो एक आपके लिए पहला वार्निंग सिग्नल है जिसके लिए आपको सतर्क रहना है। उसके बाद आप देखिए कि होल्डिंग में आपके पास अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, प्राइवेट प्लेसमेंट्स के या एनसीडीज, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स है। अगर आपको समझ है तो कंपनी के बारे में पढ़ सकते हो, रिसर्च कीजिए थोड़ा सा। नहीं पढ़ सकते हो तो अगर आपके पास अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है या जीरो कूपन बॉन्ड्स है तो वहां से उन बॉन्ड्स से, उन फंड से, उन डेट फंड से निकलना है आपको, और वो पैसा उठा के चाहे एफडी में लगाइए, चाहे लिक्विड फंड में लगाइए, चाहे ओवरनाइट फंड में लगाइए, लेकिन आज वहां से निकलना है। दोस्तों मैं इतना ही था। इस वीडियो को और लंबा बना सकते हैं, और भी डिटेल्स आप लोगों के सामने रख सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी थोड़ा सा पोर्टफोलियो पे थोड़ा सा ट्रैक रखें। एटलीस्ट ये होगा कि आप अपना पोर्टफोलियो समझ पाएंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो पे मेरा 800 लाइक्स का टारगेट है। और दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप हर कोई जो भी ये वीडियो देख रहा है आज कमेंट जरूर करे। कमेंट करके मुझे बताए अगर आपके पास डेट फंड है तो कौन सा डेट फंड है। जो भी डेट फंड ज्यादा रहेगा लोगों के पास, मैं उसको पर्सनली रिव्यू करूंगा, उसकी पूरी होल्डिंग्स को चेक करूंगा, एनालिसिस करूं और अपनी वेबसाइट पे से पब्लिश करूं और आप लोगों के लिए, ताकि आपके लिए काम आसान हो जाए। तो हर किसी को जो भी ये वीडियो देख रहा है कमेंट जरूर करे अगर आपके पास डेट फंड है, चाहे कोई सा भी डेट फंड हो। और इस वीडियो पे हमारा 800 लाइक्स का टारगेट है। तो फिर इतना ही था। हर किसी को ये वीडियो पे कमेंट करना है, बताना है, लाइक जरूर कीजिए। 800 लाइक्स का टारगेट है, इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के सामने डेटा इकट्ठा करके, तो लाइक जरूर कीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, अंकल, जहां भी, जैसे मैं ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास पहुंचा रहा हूं, आप भी इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन कीजिए। तो फिर आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।